हाय नमस्कार ड्रीमर्स। आज तारीख है 18 अप्रैल 2020। चलिए देख लेते हैं हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आज कार्टून नहीं आता है। आज के डेट पे जो हमारे पास पहला आर्टिकल है वो केरला के फ्लैटन कर्व के रिगार्डिंग है। केरला ने कैसे पेंडेमिक को रोका हुआ है उसी के रिगार्डिंग है। राइटर इसमें बात क्या करते हैं कि पूरे पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक ने सबकी हालत ख़राब कर रखी है। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, जिसके पास बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छा हेल्थ इंस्टीट्यूशन था, उनके पास बहुत अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, लेकिन स्टिल वो पेंडेमिक को रोक नहीं पाते हैं। फिर राइटर का कहना है कि जो छोटी कंट्रीज़ थी लाइक जापान हो गया, साउथ कोरिया, उन्होंने इस पेंडेमिक को काफ़ी हद तक रोका हुआ है। फिर राइटर इंडियन स्टेट में आते हैं। कहते क्या हैं कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े स्टेट हैं जिनका जीडीपी, जिनका खुद का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल वो इस पेंडेमिक से आज भी जूझ रहे हैं, वो उस कर्व को फ्लैटन नहीं कर पाए हैं। फिर एक केस केरला का बताते हैं। कहते हैं केरला ने ऐसा कर लिया है, केरला में जो नंबर ऑफ़ नए केसेस हैं वो रिकवरी वाले केसेस से कम है। नंबर ऑफ़ रिकवरी लोगों की ज़्यादा हो रही है और नए केसेस वहाँ पर कम आ रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। फिर राइटर कहते हैं आखिर केरला ऐसा कर क्यों पाया? क्या केरला के पास कोई जियो फिजिकल फेनोमेना ऐसा था, उसकी पोजीशन की वजह से या उसका किसी इतिहास की वजह से ऐसा हुआ? राइटर फिर इसमें कहते नहीं, केरला के पास तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। कह इतनी प्रॉब्लम तो किसी अदर ना कंट्री के पास है ना स्टेट के पास है। केरला में सबसे ज़्यादा लोग बाहर जा कर के काम करते हैं, वो भी कैसी जगह पर, मिडिल ईस्ट में एरिया में जा कर के काम करते हैं। जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ पर जा कर के काम करते हैं जहाँ पर पेंडेमिक का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो केरला में तो नंबर ऑफ़ केसेस सबसे ज़्यादा था भी। सबसे पहले नंबर ऑफ़ केसेस पहले यहीं मिलते भी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, इतने ढेर सारी मुसीबतें होने के बावजूद वो केरला इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर ले रहा है? राइटर इसी पर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि केरला का इतिहास ही रहा है कि 1930 में जब टेम्पल एंट्री आंदोलन होता है, पहली बात। दूसरा पीजन मूवमेंट होता है 1950 में। थर्ड थिंग कि 1980 में वहाँ पर लिटरेसी मूवमेंट चलता है। केरला के लोगों का और केरला पर शासन करने वालों का, वहाँ की गवर्नमेंट के बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी, इतने मूवमेंट्स वहाँ पर हो चुके हैं कि उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। तो इसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट जो भी कम्युनिकेट करना चाहता है अपने सिटीजन से, अपने लोगों से, तो वो बहुत प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पाता है। फिर राइटर कहते हैं कि अब हम देखेंगे कि केरला ने किया क्या, ऐसा क्या किया जिससे वो इस पेंडेमिक को रोक पाया कि वहाँ पर नंबर ऑफ केसेस बढ़ भी कम रहे हैं और इवन रिकवरी रेट भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है। राइटर फिर पॉइंट बाई पॉइंट बताते हैं। कहते हैं सबसे पहला नंबर ऑफ केस यही है कि जैसे ही पहला केस आता है तो तुरंत एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो स्टेट लेवल पर गठित कर दिया जाता है जो ऑन अ डेली बेसिस कोरोना का अपडेट अपने लोगों को बताता रहता था। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही अच्छा था, लेकिन जैसे उन्हें नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा मिलते हैं तो टेम्परेरी हॉस्पिटल और टेम्परेरी फैसिलिटीज़ और इंडिजिनस किट, उन्होंने रैपिड किट खुद से जनरेट किया, खुद से बनाया और वो टेस्टिंग एग्रेशन लेवल पर जाकर के टेस्टिंग स्टार्ट की। तीसरी बात बताते हैं कि सबसे ज़्यादा एनजीओज, साउथ में एनजीओज बहुत बहुत काम करते हैं, तो केरला में नंबर ऑफ एनजीओज बहुत हैं और वो सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी सोशल एनजीओज वगैरह थे और जितने वॉलंटियर थे, वो इंडिविजुअल लेवल पर जा करके, घर घर जा करके प्रॉब्लम को देखते थे, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है। किसको कोरोना हुआ है, किसको क्या प्रॉब्लम है, किसी को कोरोना के सिम्टम होने की संभावना है, तो संभावना वाले केस में ही उन्होंने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उसे ठीक किया। इंडिविजुअल लेवल पर जाकर के काम किया है। फिर जो चौथी बात करते हैं कि केरला में एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि वहाँ पर डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट है। डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट का क्या मीन हो गया कि वहाँ पंचायती राज, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो पंचायती राज गवर्नमेंट करती क्या है कि स्टेट से कोई फंडिंग आई, स्टेट से कोई निर्देश आया, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने उसे तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसकी वजह से पेंडेमिक को हमें डील करने में आसानी हो गई। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। फिर हमारे पास जो अगला आर्टिकल है वो रेपो रेट के रिगार्डिंग है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में कमी की है, रेपो रेट को कम किया है। अब रेपो रेट होता क्या है कि बैंक पैसा लेती है आरबीआई से, और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई बैंकों का पैसा ले लेती है। आरबीआई के जो गवर्नर हैं, रेपो रेट को कम करने का बड़ा सीधा सीधा सा मतलब ये है कि बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाए। लिक्विडिटी बढ़ेगी कब? जब उनके पास रेपो रेट अगर कम कर दिया जाएगा तो उनके पास बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जो पैसा वो हमेशा बॉन्ड में इन्वेस्ट किया करते थे,
ना, किसी की आरबीआई को दे दिया या किसी कंपनी को दे दिया, बॉन्ड के फॉर्म में इन्वेस्ट कर दिया करते थे। लेकिन अगर ये बेसिस पॉइंट रेपो रेट अगर कम कर दिया जाएगा तो उनके पास सरप्लस बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, मीन लोगों को लेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इकोनॉमी को फ्लो करवाने के लिए पब्लिक के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रन कर पाएगी। तो राइटर यही बोलते हैं कि आरबीआई के गवर्नर ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन ये हर लेयर पर ये काम नहीं करता है। लिक्विडिटी तो बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया आपने, अपने बैंकों के पास लिक्विडिटी को बढ़ा रहे, बट ये हमेशा काम नहीं करता है। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। फिर हमारे पास जो अपना नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो है अ सीजन ऑफ द चेंज का मीन ये है कि मानसून इस बार नॉर्मल रहने वाला है। मानसून के नॉर्मल रहने का क्या मतलब है कि जितना एवरेज बारिश होती थी, वर्षा होती थी, इस साल होगी। अब वर्षा इंडिया में, मीन भारत में, क्योंकि भारत क्या है, एक ट्रॉपिकल जोन में एग्जिस्ट करता है। ट्रॉपिकल जोन मीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच वाले रीजन को बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर सन का आइसोलेशन बहुत बड़ी मात्रा में हमें मिलता है, इसी वजह से टेम्परेचर इंडिफरेंसेस आते हैं। भारत में बारिश कैसे होती है कि लोअर टेम्परेचर कहाँ पे डेवलप हो जाता है, मीन हमारे तिब्बतन वाले रीजन में लो प्रेशर डेवलप हो जाता है और हाई प्रेशर हमारे सी वाले रीजन में डेवलप हो जाता है, जिससे समुद्र से आने वाली हवाएं हमारी इस तिब्बत की ओर मूव करती हैं, और जितने भी पहाड़ हैं ना, तो वो उस नमी वाली हवाओं को रोकते हैं और बारिश करवा देते हैं। तो ये पूरा मानसून का मैकेनिज्म है। कुछ और भी फैक्टर हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, बट यहाँ पे हम बस इतना समझते हैं कि इस बार सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस में कोई कमी नहीं होने वाली है। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या आज की डेट में भी वैलिड है क्या। जिस तरह से कर्नाटका में बीजेपी ने सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाई, पैंडेमिक का इशू चल रहा था, कोरोना वायरस का कहर जारी था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। इवन उनके पास इतना समय नहीं था कि वो मंत्रिमंडल भी गठित कर पाते। उसके बावजूद एक तरफ कोरोना वायरस का लॉकडाउन जारी है और दूसरी तरफ वो शपथ ले रहे हैं। कह रहे हैं ये इथिकली सही भी नहीं है। आपको वेट करना चाहिए था कि अभी आपके पास कोई हेल्थ मिनिस्टर नहीं है जो कि इस स्टेट में कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा या रिस्पॉन्सिबल होगा इस कोरोना वायरस के केस को लेकर के। फिर राइटर आगे बात करते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाया क्यों गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए लाया गया था ताकि एक पर्सन मीन जो इलेक्टेड पर्सन है वो अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहे, इसीलिए तो लेकर के लाया गया था। और इंडिविजुअल लेवल पर जो इलेक्टेड पर्सन होता है, ये तो उसके राइट का भी हनन होता है कि एक तरह से एक बार अगर किसी पार्टी की सीट पर अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत गया तो उसके बाद पार्टी से विरोध होने के बावजूद अगर पार्टी से विरोध किया तो अपनी सीट गंवा बैठेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिविजुअल लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन तो ऐसे ही तो होता है किसी पर्सन का। अगर कोई विधायक है और अपनी पार्टी के किसी व्यू से वो मत नहीं रखता है तो वो क्या करेगा, वो वोट नहीं देगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट नहीं देगा। अगर वो वोट नहीं देता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और वो विधायक अपने पद से विमुक्त हो जाएगा। मीन इंडिविजुअल लेवल पर अगर बात की जाए तो ये तो एंटी डिफेक्शन लॉ एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन जिसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर के आया गया था कि लोग पार्टी बदल लिया करते थे, ठीक, तो पार्टी तो आज भी बदल ले रहे हैं। मीन 17 होता क्या है कि जितने लोगों ने रिजाइन दे दिया, मीन नंबर ऑफ जो लेजिस्लेटर हैं अगर वो घट जाते हैं तो हमें जो 50% का क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए उसका मीटर नीचे गिर जाएगा। मीन हमें नंबर ऑफ सीटें कम चाहिए रहेंगी जीतने के लिए। तो दोनों जगह पे यही हुआ है, कर्नाटका में भी यही हुआ है कि रूलिंग गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो इससे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीटें गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए थी वो कम हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में भी सेम घटना घटती है। तो कहते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर पा रहा, पहली चीज। और दूसरी बात, इंडिविजुअल लेवल पर जो आइडियोलॉजीज होती हैं एक इलेक्टेड पर्सन की, वो खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसे अपनी पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार ही काम करना पड़ता है। कहते हैं ये आज की डेट में एंटी डिफेक्शन लॉ तो कोई वैलिड ही नहीं करता, कोई महत्व ही नहीं रखता है, इसलिए हमें इसे तो रिमूव कर देना चाहिए या फिर इसे मॉडिफाई करना चाहिए। यह सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए आज के डेट के। थैंक यू सो मच। और एक ग्राउंड जीरो है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये एवरी सैटरडे प्रकाशित होता है, ठीक, इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे। थैंक यू।